हेलो बच्चों, मैं आज आपको मानव विकास वाला जो पेपर है उसके प्रथम इकाई की दूसरा टॉपिक है हमारा विकास के सिद्धांत। इसके विषय में मैं आपको पढ़ाऊंगी। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व की उसमें बताया था कि जब भी हम कोई नया विषय पढ़ते हैं तो उसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए कि उसके सिद्धांत क्या हैं, कैसे हम किस आधार पर उस पूरे विषय को हम समझ सकते हैं। तो वो बेसिकली ये सिद्धांत ही हमें गाइड करते हैं कि आगे हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम इस चीज़ को समझेंगे। तो विकास के सिद्धांत जो होते हैं बेसिकली देखा जाए तो क्या हैं, हमारे बेसिक फैक्टर्स क्या हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं, या बेसिक नियम क्या हैं, वो उस विषय के सिद्धांत कहलाते हैं। तो हमारी जो बाल विकास की जो प्रक्रिया है इसमें हम देखते हैं जो सिद्धांत हैं उनका हम पढ़ेंगे आज इस विषय में। पहला सिद्धांत है कि विकास की प्रक्रिया में निरंतर परिवर्तन होते हैं। बच्चों, जब से जीवन आरंभ होता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारे शरीर के अंदर बहुत से परिवर्तन होते हैं, जो शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर बहुत सारे हमारे परिवर्तन, मतलब विकास की प्रक्रिया जो है वो इन परिवर्तनों की ही श्रृंखला है। जैसे हमने पिछले पूर्व के अध्याय में हमने पढ़ा था, जैसे कि परिभाषा में भी दे रखा था कि ये परिवर्तन, विकास क्या है, परिवर्तन की एक श्रृंखला है। तो परिवर्तन की श्रृंखला है मतलब एक परिवर्तन होता है, फिर दूसरा होता है, तीसरा होता है, और ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ये है कि विकास में बेसिकली परिवर्तन होते रहते हैं। जब परिवर्तन भी जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था वृद्धि और विकास के विषय में, तो वृद्धि और विकास के विषय में जो हमने पढ़ा था उससे पता चलता है कि वृद्धि जो होती है उसमें हम संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं, और विकास जो होता है उसके अंदर गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। और ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि संख्यात्मक परिवर्तन क्या होते हैं और गुणात्मक परिवर्तन जो होते हैं। तो वृद्धि और विकास दोनों निरंतर की प्रक्रिया निरंतर संपूर्ण विकास में चलती रहती है, और ये परिवर्तन गर्भाधान से लेकर, मतलब जब जीवन आरंभ होता है, जब एक निषेचित अंडाणु रोपित होता है, गर्भ के अंदर स्थापित होता है, तब से लेकर ये परिवर्तन निरंतर मृत्यु तक चलते ही रहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन आकार, अनुपात, पुरानी आकृति लुप्त होती है, नई आकृति विकसित होती है। जैसे ऊपर आपको इस फिगर में भी नज़र आ रहा है कि देखिए, पहले हमारा अनुपात जब होता है, जन्म से पूर्व जो अनुपात होता है उसमें आप देखिए सिर का अनुपात संपूर्ण शरीर की तुलना में कितना अधिक दे रखा है। जबकि जब मनुष्य वयस्क हो गया है तो उसका अनुपात कितना भिन्न हो गया है। हमारा मतलब धड़ का हिस्सा बड़ा हो गया है और पैरों का हिस्सा बड़ा है, सिर का आकार कंपैरेटिवली। जैसे अनुपात आपको इस चित्र से स्पष्ट दिखाई देगा कैसे अनुपात में आयु के अनुसार परिवर्तन आता रहता है ना। सिर की तुलना में बाकी शरीर का जो है आकार वो कैसा है, ये सब इसमें होता है। तो परिवर्तन आकार में भी हो रहा है, अनुपात में भी हो रहा है। फीचर्स जो होते हैं, हमारी जो चेहरे की बनावट वगैरह हैं, आपने देखा है छोटा सा बच्चा होता है तो कितना गुदगुदा सा लगता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे चेहरे से वो गुदगुदापन गायब हो जाता है। तो मतलब हमारी पुराने फीचर्स चेंज हो जाते हैं और उसकी जगह नए फीचर्स, नई क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है। ये परिवर्तन जो होते हैं ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों
कि परिवर्तन जो होते हैं एक श्रृंखला में होते हैं। जो पहले जो परिवर्तन आया है उसके साथ साथ आगे जो परिवर्तन आएंगे वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और ये भी है कि परिवर्तन के जो एक एरिया में परिवर्तन आ रहा है उससे दूसरे एरिया में भी, दूसरा एरिया मतलब दूसरा एरिया ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के अलग अलग क्षेत्र। जैसे जब शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं तो हमारे बौद्धिक परिवर्तन भी आ रहे हैं, क्रियात्मक परिवर्तन। तो परिवर्तनों की श्रृंखला है, पूर्व के परिवर्तन आगे के परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। वर्तमान में जो परिवर्तन हो रहा है ये हमारे जो आगे परिवर्तन होंगे उसको प्रभावित करेंगे और जो पूर्व में हो चुके हैं उससे प्रभावित होंगे। और इन परिवर्तनों के प्रति, मतलब परिवर्तन निरंतर हमारे अंदर चेंजेस आते रहते हैं, तो इन चेंजेस के प्रति हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। ये किस पर निर्भर करेगा कि हमारे अनुभव क्या रहे हैं। जैसे आपने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों उनमें इतनी समझ नहीं होती है तो उनके अंदर भी बहुत तेज़ी से परिवर्तन आते हैं, लेकिन उनके ऊपर डायरेक्ट उस परिवर्तनों का प्रभाव बौद्धिक स्तर पर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इतने परिपक्व ही नहीं होते कि उसके बारे में सोचे कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। लेकिन किशोरावस्था में, किशोरावस्था के दौरान जो भी परिवर्तन आते हैं उसके प्रति हम सचेत होते हैं, हम जानते हैं। तो आप सब लोग किशोरावस्था से गुजरे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आप उनके विषय में कितने चिंतित से रहते थे, कभी चिंतित रहते हैं। और कुछ लोग जो थे बड़े कूल हैं, हाँ जो चेंज आ रहा है ठीक है। जैसे हमारे गर्ल्स में पीरियड्स आने शुरू होते हैं, तो जो लोग पहले से मानसिक रूप से तैयार होते हैं उनको इन चीज़ों से लेकर टेंशन नहीं होती है। लेकिन जो लोग पहले से तैयार नहीं होते हैं, जिनको मार्गदर्शन नहीं मिला होता, वो घबरा जाते हैं कि हमारे अंदर ये क्या परिवर्तन आ रहा है। लड़कों के अंदर देखो तो एकदम से मुँह छानी शुरू हो जाती है, तो लोग उनको बोलना शुरू कर देते हैं, अरे भाई अब तो तुम बड़े हो गए हो। तो वो इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो ये कैसा उनका दृष्टिकोण होगा बहुत सारी बातों पर निर्भर होता है। खुद व्यक्तिगत उनकी किस तरह की अभिवृत्ति है, उनको आसपास के लोग कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे कोई कह ले, लड़की ने बताया कि भाई मेरे पीरियड्स आने शुरू हो गए, माँ ने कहा ओहो लो एक और मुसीबत शुरू हो गई, तो उसको एक नकारात्मक भाव जुड़ जाएगा। उसके विपरीत अगर कोई माँ कहे अरे वाह मेरी बिटिया तो बड़ी हो गई है अब और समझदार हो गई है और एक स्त्रीत्व का पूर्ण हो रहा है, पूर्णता प्राप्त कर रही है, तो पॉजिटिव उसमें लेंगे तो हम पॉजिटिवली लेंगे। तो कैसे ट्रीट किया जा रहा है उसको, उस परिवर्तन की वजह से उसे कोई समस्या आ रही है तो उसको नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा परिवर्तन के प्रति। और अगर उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है तो वो उसको सकारात्मक रूप से लेगा। और ये चीज़ जो परिवर्तन के प्रति बेटा, वो जीवन में कोई भी परिवर्तन आता है ये दृष्टिकोण फिर उसी तरह से उससे प्रभावित होता है। हमारा दूसरा जो सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है बच्चों, इसको अच्छी तरह समझिएगा कि जो आरंभिक अवस्था का विकास है ये बाद की अवस्थाओं की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है। मतलब हमारे जीवन के जो आरंभिक वर्ष होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उन आरंभिक वर्षों में हमारे साथ हमारा क्या अनुभव है, हम कैसे डेवलप हो रहे हैं, हमारा कैसे एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, ये सब चीज़ें हमारे आगे के संपूर्ण जीवन के विकास को, हमारे व्यक्तित्व को पूरी तरह से प्रभावित करता है। शुरू में बच्चों जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि पहले लोग बच्चों को मिनिएचर एडल्ट सोचते थे, मतलब बड़ों का ही लघु रूप सोचते थे। इसीलिए उनकी, तुमने देखा होगा जो पौराणिक समय की जो हमारी वेशभूषा दिखाते हैं चित्रों वगैरह में, वो यही था कि जो जैसे बड़े किए वैसा ही छोटा होता था, अलग से कपड़े नहीं होते। अब हम कितना ध्यान देते हैं कि बच्चों के कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, बच्चा ऐसे अच्छा लगता है। तो ये सब धीरे धीरे आए हैं, एकदम से नहीं आया बेटा, ये सदियों लग गई हैं इन परिवर्तनों को आने में। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो फ्रॉइड वो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण दिया कि जीवन के जो बाल्यावस्था का अनुभव होते हैं या बाल्यावस्था जो होती है वो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसका बाद में भी प्रभाव पड़ता है। अब ये इनको कैसे पता चला बेटा, वो एक मनोवैज्ञानिक थे और मनोचिकित्सक थे। तो उन्होंने देखा कि उनके
उसके अंदर आने से उनके क्लिनिक में जो लोग आते थे जिनके साथ में कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, मतलब मनोवैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आया करते थे, तो उन्होंने उन सभी पेशेंट्स के अंदर देखा, एक कॉमन चीज़ देखी कि उन्होंने उनकी जब बाल्यावस्था के अनुभवों के बारे में, उसके बारे में, उनके बाल्यावस्था के बारे में जानने की कोशिश की, तो उन सब की रिपोर्ट ये थी कि उनके बाल्यावस्था सुखद नहीं थी, कुछ ना कुछ दुखद घटना उनके साथ हुई थी, या वो बाल्यावस्था के कुछ नकारात्मक अनुभव बता रहे थे। तो उन्होंने देखा सब पेशेंट्स में ये होता है। तो उन्हें पहली बार समझ में आया कि बाल्यावस्था में व्यक्ति के साथ जो कुछ घटता है वो वयस्कावस्था में भी उनको प्रभावित करता है, क्योंकि उनके सारे पेशेंट यही सेम हिस्ट्री लेकर आ रहे थे। तो इससे उनको पता चला कि भाई ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो है। तो ये एक वैज्ञानिक प्रमाण हो गया कि अगर बाल्यावस्था में जो भी अनुभव होते हैं उसका प्रभाव हमारे वयस्क जीवन में भी पड़ता है। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड बेटा एक केस स्टडी तुम लोगों से शेयर करना चाहूँगी। ये मैंने रीडर्स डाइजेस्ट करके जो मैगज़ीन आती है उसमें पढ़ा था। फ्रॉइड जो थे उनको विश्लेषण में के विशेषज्ञ थे, साइको एनालिसिस, मतलब व्यक्ति की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने वाले व्यक्ति थे। तो इसी ब्रांच के दौरान बताया था, इसी फील्ड से संबंधित ये केस स्टडी है कि एक महिला जो है वो शिकायत लेकर जाती है पुलिस वालों के पास में कि मेरे साथ में कोई व्यक्ति मुझे धमकी भरे पत्र लिख रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी देता है, और उस पत्र के साथ में एक लाल रुमाल होता है और एक चाकू होता है, और मुझे ये धमकियां निरंतर मिल रही है। पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट नोट कर लेते हैं। कंप्लेंट नोट करके वो खोजबीन करने की कोशिश करते हैं कि इस महिला को कौन दे रहा है लगातार। तो देखते हैं कि उसके पास जो भी पत्र आ रहे होते हैं वो किसी टाइपराइटर से टाइप किए हुए होते हैं। पुलिस वाले उसके घर के आसपास चौकसी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता कि इसको कौन धमकी दे रहा है, कहाँ से मिल रही है उसे धमकी। अब बहुत खोजबीन करने के बाद में उनके घर पे जासूसी का वो लगाया, जासूसों को करा अपॉइंट, पर अल्टीमेटली पता चला, टाइपराइटर जब खोजा गया तो पता चला वो उस महिला का स्वयं का टाइपराइटर था। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महिला खुद ही अपने लिए ऐसे धमकी भरे पत्र लिख रही है। तो उनको पता चला कि ये किसी मनोविकार से पीड़ित है और उन्हें मनोविश्लेषक के पास भेजा गया। मनोविश्लेषक ने, क्या होता है बेटा, मनोविश्लेषण के दौरान बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उनमें से एक टेक्निक होती है कि व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर दिया जाता है, सम्मोहित करके उससे जानने की कोशिश की जाती है। तो उस महिला को सम्मोहित किया गया, सम्मोहित करके उससे पूछा गया कि देखो तुम अब ऊपर आसमान में उड़ रही हो, अपने आप को देखो तुम बादलों के ऊपर तैर रही हो। इस तरह से करके उसको धीरे 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 उससे पूछते रहे तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो वो महिला बताती है कि मैं आसमान के ऊपर बादलों के ऊपर तैर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि नीचे एक छोटी सी बच्ची है, 3 वर्ष की या उससे भी छोटी कोई बच्ची है, और उसके मुंह के ऊपर कोई उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, और उसके मुंह के ऊपर एक लाल रंग की पट्टी बांधी हुई है, और उसको चाकू दिखाकर एक आदमी डरा रहा है। तब उस मनोविश्लेषक को समझ आता है कि इस महिला के साथ कहीं पर बचपन में ऐसी कोई घटना हुई थी, और उसने डर के मारे इस घटना को किसी को बताया नहीं, तो वो उसके मन के अंदर दबी रह गई और वो एक ग्रंथि का रूप बन गई, और वो ही एक विकार के रूप में हमारे सब कॉन्शियस लेवल में जो चीज़ें रह जाती हैं वो सब कॉन्शियस लेवल में कभी भी बड़े होकर हो जाती हैं। तो जब उसकी समस्या का समाधान किया गया, उसकी फिर चिकित्सा की गई, तो उसकी समस्या हो गई। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि बचपन की घटनाएं कितनी महत्वपूर्ण होती है। ये पहली बार कुसमायोजित व्यक्ति जो थे उनसे पता चला, लेकिन बाद में ये फैक्ट माना गया, और बहुत से अध्ययनों जिससे पता चला कि आरंभिक जीवन का जो विकास होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
इसी तरह से एक और मनोवैज्ञानिक थे, एरिक्सन था उनका नाम। एरिक्सन ने बताया कि आरंभिक जीवन में स्पेशली उन्होंने बताया, उन्होंने हमारे विकास की कई अवस्थाएं दी। उसमें जो पहली अवस्था बताई उन्होंने बताई जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की अवस्था बताई थी। उन्होंने कहा इस अवस्था के दौरान बच्चे के अंदर ट्रस्ट या मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। ट्रस्ट का मतलब या तो विश्वास, मिसट्रस्ट का मतलब अविश्वास। उन्होंने कहा ये कैसे विकसित होता है कि बालक की बेसिकली आवश्यकताएं क्या होती है कि उसका पेट भर दिया जाए, उसे अच्छा सा बिस्तर दिया जाए, उसके ऊपर कोई ध्यान दे रहा हो, उसको कोई प्यार कर रहा हो, उसको एक गर्माहट की आवश्यकता होती है जो एक गोद में मिलती है। जैसे आप देखिए कि बच्चा अपने पिता की गोद में, अभिभावक जो भी है उनकी गोद में कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तो ये आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा रही है, इस पर निर्भर करेगा कि बालक में दूसरों के प्रति, जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण होगा। देखा जाए तो बालक के जीवन का पहला अनुभव, कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो यहाँ पर बालक के जीवन में वो आया है इस दुनिया में। अब उसकी इन आवश्यकताओं को बड़े प्यार दुलार के साथ में अगर कोई उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो उसके मन में जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण, एक विश्वास विकसित हो जाएगा। इसके विपरीत बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है लेकिन बहुत प्रेम से नहीं हो रही। जैसे कि जो बच्चे इंस्टीट्यूशंस में पलते हैं, जैसे अनाथ बच्चे होते हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं, जहाँ पर कोई ड्यूटी करने वाला, कोई नर्स आकर उसको खाना खिला गई, कोई नर्स आकर उसके कपड़े पहना गई, कोई नर्स आकर उसको, अटेंडेंट आकर उसके नहला गई, लेकिन उन सब में कहीं भी स्नेह का भाव नहीं होता। तो ऐसे बच्चों का एक नकारात्मक, जीवन के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। और इस समय जो दृष्टिकोण विकसित होता है बच्चों, ये संपूर्ण जीवन में बना रहता है। बच्चों के मन में ये आ जाता है कि जो भी परिवर्तन होगा वो कष्टकारी है, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, नया कुछ भी चेंज होता है। आपने खुद में अपने आप सब लोग जब देखते हैं कि कुछ लोग तो नए, कोई भी चेंज आ रहा है हमारी लाइफ में, हम स्कूल छोड़ के कॉलेज में आ रहे हैं तो एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, इंतज़ार करते हैं। और कुछ लोग बहुत घबराते हैं, मैं कैसे जाऊंगी, क्या होगा। तो ये कहते हैं कि जो पहले वर्ष के अंदर जो अनुभव होते हैं अभिभावकों के द्वारा, उसकी वजह से इन बच्चों के अंदर इस तरह के अभिवृत्तियाँ विकसित हो जाती हैं, इस तरह का दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। तो ये आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से होता है। ये जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो कुसमायोजित बालक होते हैं, कुसमायोजित बालक मतलब जिन लोगों को प्रॉब्लम चाइल्ड होती है ना, स्कूल से शिकायत आ रही है कि इन्होंने ये तोड़फोड़ कर दी, ये बदतमीज़ हैं, ये डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, ऐसे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत शर्मीले होते हैं, कुछ घबराहट भरे हुए होते हैं, कुछ शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसे बच्चों का भी जब अध्ययन किया तो देखा गया कि उन सब के साथ में बाल्यावस्था में भी ये सारी समस्याएं रही थी। तो इसी तरह से देखा कि विकास के विभिन्न आयाम, जैसे बच्चों के व्यवहार में, व्यक्तित्व में, उपलब्धि प्रेरणा मतलब आप कितनी जैसे कहते हैं ना, कितने एक्साइटमेंट के साथ, कितनी खुशी से आप कोई नई चीज़ उपलब्धि के लिए लगे रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें क्षमताएं तो बहुत होती है लेकिन वो उसका यूज़ करना ही नहीं जानते हैं, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें क्षमता से भी अधिक कार्य करने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये किस में कितनी होगी, ये बाल्यावस्था में जैसे अनुभव होते हैं, बाल्यावस्था में बच्चे जैसे होते हैं। देखा गया कि जो बच्चा बाल्यावस्था में अपनी उपलब्धि को लेके बहुत प्रेरित रहता है, सचेत रहता है, वो बच्चे आगे जाके भी अपनी उपलब्धियों के प्रति बड़े सचेत रहते हैं। इसी तरह से उनका व्यवहार, जिनका बचपन में अच्छा व्यवहार है, वो बाद में भी देखा है सामान्यतः वो लोग आगे जाके भी अच्छा व्यवहार करते हैं। और जिन लोगों की व्यवहारात्मक समस्या बालपन में थी, उन बच्चों में स्कूल ईयर्स में, कॉलेज ईयर्स में भी व्यवहारात्मक समस्याएं देखी गई। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि बाल्यावस्था या आरंभिक अवस्था का जो विकास होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये आरंभिक विकास जो है, ये किस चीज़ से प्रभावित होता है? ये होता है
कि सकारात्मक पारिवारिक संबंध हो, घर में कलह नहीं होती हो, बहुत सब हंसी खुशी, बहुत अच्छा सा माहौल होगा, तो बच्चों का आरंभिक अनुभव भी अच्छे होंगे और उसका आगे का विकास भी अच्छा होगा। उसको संवेगात्मक संतुष्टि कितनी मिलती है, मतलब आवश्यकता, जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चों को केवल भूख पानी और कपड़े वपड़े बदलने के अलावा भी उनकी होती है कि कोई उनको प्यार करे, कोई उनको दुलार करे, एक माँ की गोद की गर्माहट उसको मिले। तो ये सारी संवेगात्मक आवश्यकताएं होती हैं बेटा। तो इन संवेगात्मक आवश्यकताओं की अगर संतुष्टि अच्छे ढंग से होती है तो बच्चे का आरंभिक विकास अच्छा होगा, उसका प्रभाव आगे भी पड़ेगा। इसी तरह से बालक को प्रशिक्षण तकनीक कैसी है, मतलब उसको किस तरह से प्रशिक्षण की तकनीक ऐसी होती है, जैसे बच्चा एक तो होती है प्रभुसत्तात्मक, मतलब मैंने कह दिया डंडी के जोर के ऊपर, जो मैंने कह दिया तुमको मानना ही पड़ेगा। एक वो होता है कि नहीं, प्यार दुलार से बच्चे के लेवल के अनुसार समझाकर उनको सिखाया जाए तो उसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा होता है। जो बहुत कठोर अनुशासन में रहते हैं बच्चे, उनका भी विकास बहुत अच्छा नहीं होता है। और इसी तरह से जो कुछ ऐसे भी होते हैं कि अभिभावक बिल्कुल छोड़ रहे हैं, अरे भैया भगवान का रूप है, जैसे पल रहे हैं, बच्चा जैसा कर रहा है, ऐसे बच्चों का भी विकास आगे अच्छा प्रूव नहीं होता। तो किस तरह से उनको हैंडल किया जा रहा है ये भी करता है। पारिवारिक संरचना कैसी है कि जैसे कि बहुत बड़ा परिवार है या एकाकी परिवार है या सिंगल पेरेंट फैमिली, आजकल हमारे समाज में भी समस्या होने लगी है, जो पहले पश्चिम में देखी जाती थी, आजकल हमारे यहाँ भी सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ भी बहुत होने लगी हैं। तो इसका प्रभाव भी बच्चे के बालक पे अनुभव पे मिलेगा। एक परिवार जैसा भी हो, अगर वहाँ उसको पूरा मान सम्मान लाड़ दुलार सब मिल रहा है तो वो बच्चे का विकास अच्छी तरह होगा। इसी तरह से वातावरण में उसको कितना प्रेरित किया जा रहा है। एक तो ये है कि हाँ भैया जो कर रहा है बच्चा अपने आप सीख रहा है, आप कोई चेष्टा नहीं कर रहे, लेकिन एक ये होता है कि आप प्रेरित करें, हाँ बेटा ये करो, और बच्चे को प्रेरित किया जाता है और सीखने के लिए, तो ऐसे बच्चों का विकास ज़्यादा बेहतर होता है। आरंभिक अवस्था में ये सब अनुभव मिल गए तो आगे का विकास भी अच्छा होता है। इसीलिए कहा गया है कि आरंभिक अवस्था का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे किसी भवन के निर्माण में नींव की महत्ता होती है, उसी तरह से बालक के संपूर्ण जीवन के लिए आरंभिक 5 वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ये फ्रॉइड ने बताया था और इसे भिन्न भिन्न अध्ययन से यह बात बिल्कुल सही सिद्ध हुई है। अगर हम आरंभिक अवस्था पे विकास पर ध्यान दे लें तो हम उसको बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर कर सकते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक अच्छा सामाजिक प्राणी विकसित हो, तो अगर हम आरंभिक अवस्था में ध्यान देंगे तो ये आराम से किया जा सकता है। इसी समय पे आदतें विकसित होती हैं और उन आदतों इस समय में जो आदत विकसित होगी उसका प्रभाव जीवन पर्यंत पड़ता है। तो इस टाइम पे हम कोई भी चेंज चाहते हैं, उनके व्यवहार में कुछ ऐसा अनअपेक्षित व्यवहार है, अच्छा व्यवहार नहीं है, तो आरंभिक अवस्था में हम बच्चे को सही निर्देशन देकर उसके अंदर चेंज ला सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हमने आरंभिक अवस्था में ध्यान नहीं दिया तो बाद में उसको सुधारना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आरंभिक अवस्था का विकास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारा अगला सिद्धांत है, विकास का जो अगला सिद्धांत है वो है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि विकास जो है वो हमेशा गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मैंने आपको बताया कि परिवर्तन होते हैं और ये प्रक्रिया रुकती नहीं है, कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। हालांकि इसकी गति कभी धीमी हो सकती है और कभी इसकी गति तेज हो सकती है। जैसे जन्म से पहले जब हम माँ के गर्भ में होते हैं उस समय हमारे विकास की गति सबसे तीव्र होती है और फिर हमारे जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शैशव अवस्था में विकास की गति काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि आप देखते हो 9 महीने का बच्चा, नवजात शिशु जब होता है 9 महीने का गर्भ में पूरा करके, तो वो आप देखते हैं कि कितना निरीह सा प्राणी होता है, छोटा सा होता है, कुछ भी नहीं कर सकता। और 2 साल के बच्चे को आप देखिए कि वो चलना फिरना दौड़ना भागना बोलना सब शुरू कर देता है ना।
तो आप देख सकते हैं कि बहुत तीव्रता से परिवर्तन आया है। उसके बाद बाल्यावस्था ऐसा काल होता है जिसमें मंथर गति से परिवर्तन आते हैं, लेकिन फिर किशोरावस्था में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन आते हैं। तो इसकी दर कभी तेज हो सकती है, कभी कम हो सकती है। वृद्धावस्था में जा पहुँचने तक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया बहुत ही धीमी हो जाती है, लेकिन रुकती कभी नहीं है। मृत्यु तक निरंतर परिवर्तन होते ही रहते हैं, निरंतर प्रक्रिया चलती ही रहती है ना। तो ये है विकास की यात्रा निरंतर चलती है। आज बच्चों मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी। अभी हमारे विकास के सिद्धांत काफ़ी बाकी हैं, लेकिन वो उसको एक ही इसमें रिकॉर्ड करना मुश्किल है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों।